ही कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट लेक्चर में हमने वैलिडेशन का कर रहे थे, जितना याद आ रहा है। एक साथ साथ से प्रैक्टिस रखना, तभी समझ आएगा। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो नहीं आएगा। तो रेट का कोड हो गया था हमारा लो। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने वैलिडेशन का भी किया था, बताया था। क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कैसे की थी। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थी, उसको एक्सेस करने के लिए क्या बना हुआ था, पार्शियल व्यू। और उस पार्शियल व्यू को हमने क्रिएट वाले पेज पे एक्सेस किया। अब ये जो मैसेज आ रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट में ही है बच्चे, तभी मैसेज आने शुरू हो गया। आपने देखा था एक तो एक वैलिडेशन कौन सी है, ये क्लाइंट साइड। कौन सी वैलिडेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लाइंट साइड। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था अगर क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगी तो ये सर्वर पे जाता है। और फिर मैंने सर्वर पे भी वैलिडेशन लगाई थी, ये काम हमने किया। एक इतना समझ आ गया था। आज हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन लगाएं। कैसे, मेरा ईमेल जो है ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ, ये तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का नहीं है काम। सर्वर पे जाएंगे, उस ईमेल को डाटाबेस में चेक करेंगे। अगर वो डाटाबेस में वो ईमेल है तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। ठीक, इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। ठीक, तो अब हम लोग यहां पे तो यहां पे तो ईमेल की वैलिडेशन लगा। ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं, ठीक, वो तो हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो आज हम वो वैलिडेशन पहले लगाएं। क्या करोगे, कंट्रोलर में गए, स्टूडेंट कंट्रोलर, और वहीं पे ये देखो क्रिएट, यहां पे थे। ठीक, अब हमने वैलिडेशन भी लगा। तो अगर ये डेटा वैलिड है, ये कोड से दोबारा लिख लेना बच्चे, पूरा टाइम देंगे। यहां पे अगर वैलिड है तो अब सर्वर पे जाके हमने चेक करना है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो दो टाइप की वैलिडेशन थी, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। खुद सोचो, क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन चेक करेंगे, परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। पेज तभी सर्वर पे जाएगा जब वैलिड डेटा होगा। तो इसमें 90% वैलिडेशन तो वही है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते, पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड सेम होना चाहिए, पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, एज की रेंज दे दी। क्लाइंट साइड पे ठीक है,
जब वैलिड डेटा डाला तो पेज एक बार ही सर्वर पे जाए तो परफॉर्मेंस बेटर हो। यही पढ़ाया था मैंने। अब यहां पे ये अब हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन है। जैसे ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं, वो तो क्लाइंट साइड को तो लगा ली थी हमने लास्ट लेक्चर में, लेकिन अगर ये भी चेक करना है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो अब हमें सर्वर पे, जिसे बोलेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन। और ये लाइन क्यों लिखी थी, ये वाली, ये लाइन क्यों लिखी थी? लास्ट लेक्चर में लिखी थी, क्यों लिखी थी लाइन? क्यों लिखी थी? ये लाइन क्यों लिखी? सर्वर साइड। तो आपको बताया था, मेरी बात बताओ बच्चे, मैंने ही पढ़ाया था, इसका मतलब आप प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर। इसमें क्या था, मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे चेक होगी, क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट में होगी। ठीक, यही तो आपको बताया था। ये देखो, रन करो, प्रैक्टिस के लिए ओपन होता है, मैंने कोई देखा नहीं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हुए। या तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखते हैं जितना मैं करवाता हूँ, या क्लास लगाने आते हैं। लो ये देखो क्रिएट, ये देखो वैलिडेशन काम कर रही, लगाई, बताया था मैंने। अब ये क्लाइंट साइड पे चल रही है, ठीक डेटा डालोगे, देखो नेम, एड्रेस, एज, डेट और ये ईमेल डाल दिया, सेव किया तो डाटा सेव हो गया है, आ गया वहां पे। अब क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्लास चल रही, नहीं जाने दे रहा सर्वर पे, लेकिन क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर, बताया था मैंने कैसे की थी डिसेबल। पेज पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, और यहां पे ये राइट साइड पे सेटिंग्स बताया था, और यहां पे स्क्रॉल, और ये डिसेबल जावास्क्रिप्ट। डिसेबल जावास्क्रिप्ट कर दी डिसेबल। इसका अंदर अभी इस ब्राउजर के लिए डिसेबल, इसको क्लोज नहीं करना, ये उतनी देर करेगी जितनी देर ब्राउजर ओपन है। ये परमानेंटली डिसेबल करेगी तो गड़बड़ी हो जाएगी टेस्टिंग के लिए। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखो, अब मैंने खाली सेव पे क्लिक किया। अब हमें नहीं पता चला सर्वर पे गया भी है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहां पे लगाओ ब्रेक पॉइंट, हमें तभी पता चलेगा। एक बार ये दोबारा देखो, ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक डाटा डालोगे तो सर्वर पे आएगा। ये देखो ग्रेट नहीं किया ना, सर्वर पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ वहां पे। अगर आपने ठीक डेटा डाला, नेम, एड्रेस, एज और ये ईमेल, सेव पे क्लिक किया, अब
आ गया सर्वर पे, करवाया हुआ F10 स्टेप फॉरवर्ड के लिए, ये देखो वैलिड है और ये क्या हो गया, सेव हो जाएगा। एक सेव चेंजेस और इंडेक्स कंटिन्यू कर दिया, लो हो गया। अब ध्यान से देखना, क्रिएट क्लाइंट साइड पे चेक हो गया। अब मैं जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर रहा हूं, इंस्पेक्ट सेटिंग्स, डिसेबल जावास्क्रिप्ट, रिफ्रेश। अब देखना ओपन है, अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सेव पे, कहां जाएगा, सर्वर पे। और ये देखो ये आ गया यहां पे, तो इसका मतलब ये सर्वर पे चला गया, जावास्क्रिप्ट डिसेबल की। लेकिन हमने यहां पे भी चेक लगा दिया, अगर मैं ये लाइन नहीं लगाता तो सेव चेंजेस पे एरर देता। अब इसने बोला नहीं, ये देखो फॉल्स है, इस वैलिड नहीं है, तो इसने सर्वर पे जाके भी वैलिडेशन चेक कर ली कि डेटा वैलिड है कि नहीं, और देखो यहीं से वापस हो गई नीचे का कोड, और देखो वही मैसेज आ गई एक। तो ये वो केस था बच्चे जब आपने क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल, वैसे हम करते नहीं है। आप देखो, आप में कईयों नहीं पता कैसे डिसेबल करते हैं, ये पहली बार ही सीखा हो, हम नहीं करते कभी, पर हो जाती कैसे। कई बार हम किसी वेबसाइट में लॉगिन वगैरह करते हैं तो वहां मैसेज आता है कि क्लाइंट साइड सिक्योर नहीं है, ठीक, तो हम इतना पढ़ते नहीं, हम जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रहे हैं, लिखा आता है 10-15 लाइन का, कोई पढ़ता नहीं, हम क्या करते हैं, ओके। जैसे ओके करते वो वहां पे जावास्क्रिप्ट क्या कर देता फिर इससे, जो हमें पता ही नहीं होता, हमने कभी की ही नहीं, तो इसलिए हम जानबूझ के नहीं करते। तो 1% आप चांस लो, अगर ऐसा है तो ये वाला आपका काम। चलो अब हम लोग वापस, अगर डेटा वैलिड है, सर्वर पे भी चेक कर लिया हमने, देन हमने ईमेल डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे ईमेल डुप्लीकेट का लगा, क्या लिखेंगे, वेर एक वेरिएबल का नेम, ईमेल डुप्लीकेट, कुछ भी नाम हो सकता है, और आगे कॉन्टेक्स्ट डॉट वही स्टूडेंट डॉट, आप फाइंड करना है किसको, ईमेल को, क्या लिखेंगे, अगर मैं फाइंड लिखता हूं हो जाएगा, नहीं, मैंने लिखवाया फाइंड ऑलवेज यूज विद प्राइमरी की कॉलम, इसके साथ, और ईमेल तो मेरा प्राइमरी की नहीं है, इसलिए काम तो फाइंड का करना है, पर फाइंड नॉन प्राइमरी की कॉलम के साथ काम नहीं करता। अगर नॉन प्राइमरी पे करना है तो उसके लिए आप लिखोगे फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये जो है आपका प्राइमरी की एज वेल एज नॉन प्राइमरी की के साथ भी काम करता, करेगा काम ये फाइंड कर, एक ही रिकॉर्ड होगा। कैसे इसको लिखते हैं ध्यान से देखना,
मैंने ये वेरिएबल ले लिया एस, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, गोज टू ऑपरेटर, goes to operator, एक ये लैम्डा एक्सप्रेशन होती है, ऐसा आपका वेरिएबल है, ये उसी टाइप का डिक्लेयर होगा जिस टाइप का ये स्टूडेंट है। एक आइए दिखाता हूं, एस डॉट ईमेल आ गया, और जो ईमेल आपका व्यू से आएगा तो ऊपर जो स्टूडेंट वेरिएबल लिया हुआ डॉट ईमेल और एंड पे सेमीकोलन। ये हो गया बेयर क्लॉज जैसे होती है, बट ये फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट एक ही रो रिटर्न करेगा, तो हमें पता ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये बेयर क्लॉज हो गया, बेयर ईमेल, जो ईमेल कहां से आएगा, व्यू से, स्टूडेंट में डाटा कहां से आ रहा है, व्यू से। एक तो आप याद रख लो, फाइंड मेथड भी होता है लेकिन वो प्राइमरी की पे फाइंड करता है, नॉन प्राइमरी की पे फाइंड नहीं करता, तो फाइंड का ही काम करवाना है, नॉन प्राइमरी का ही पे। तो फर्स्ट और डिफॉल्ट, तो याद रखना फर्स्ट और डिफॉल्ट पे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक, जो प्राइमरी और नॉन प्राइमरी दोनों पे काम कर। चलो ये देख लो, एस वेरिएबल किस टाइप का डिक्लेयर हुआ, स्टूडेंट, नाम है वेरिएबल का, ये ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिक्लेयर होगा, ये जो ये स्टूडेंट्स लिखा हो, और ये स्टूडेंट क्लास का ही है। एक अब यहां पे ये लिख लिया, अब यहां लिखेंगे कि ईमेल डुप्लीकेट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, तो क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर ये नल नहीं है तो इसके अंदर आएगा डुप्लीकेट। तो देखो ना, अगर उसको जो आप ईमेल व्यू से पास कर रहे हो टेक्स्ट बॉक्स से, वो मैच हो गया, टेबल में उस नाम का ईमेल पहले से है, तो उसकी डिटेल कहां आ जाएगी इसमें, तो नल थोड़ी हो, नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये ईमेल एग्जिस्ट करता है, तो हमें ही तो चेक लगाना है डुप्लीकेट ईमेल ना हो। देन यहां पे मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और ये एरर ईमेल वाले कॉलम पे आना चाहिए जो ईमेल के लिए वैलिडेटर लगाया।
और यहां क्या आना चाहिए? ईमेल इन यूज। और यहीं से रिटर्न कर दिया क्या? व्यू। और यही पे वही सेम वापस उस व्यू पे चला जाएगा जैसे हमने ये लिखा हो। तो मैसेज आ जाना चाहिए ईमेल इन यू, ठीक, और आएगा ईमेल पे। ईमेल मतलब बोले तो जो आपका व्यू बनाया था और ईमेल, एक ईमेल, ईमेल के लिए जो वैलिडेटर लगाया हुआ ये है, तो मैसेज इसमें आए। तो जो मैंने यहां लिखा है ये आपका वही, ठीक। तो इस तरह से एक अब यहां पे तो ये आपने सर्वर पे जाके वैलिडेशन लगा दी, इतना कोड है। और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो ये कोड चलेगा, सीधा यहीं जाएगा। डुप्लीकेट होगा तो यहीं से बाहर सर्वर पे वैलिडेशन लगा दी। आप देख लो रन करके, अब यहां पे ईमेल का, जैसे मान लो ये admin@gmail.com ऑलरेडी है ना। चलो हम नया यूजर बनाने, नया स्टूडेंट ऐड करते हैं और ईमेल admin@gmail.com डुप्लीकेट हुआ ना। चलो सेव पे क्लिक किया, अब ये सर्वर पे जाएगा और ये देखो तो F10 यहां पे वैलिड है, यस। अब ये देखो यहां पे ये ईमेल जो हमने पास किया वहां टेक्स्ट बॉक्स में मैच होगा, यस। ये देखो यहां डिटेल आ जाती है, आगे डिटेल जिसका ये ईमेल है उसका विकास कुमार नाम आ गया, एज आ गई, सारी डिटेल आ गई। इसका मतलब ये ईमेल डुप्लीकेट है, दैट इज नॉट इक्वल टू नल। आ गया इसके अंदर। और ये मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर क्या करेगा, ये एरर मैसेज में उसके बाद रिटर्न, फिर उसी व्यू पे नीचे का कोड नहीं चले, फिर F10 और ये बाहर। लो जी आ गया ईमेल। लेकिन ये सर्वर साइड वैलिडेशन में चाहिए, नहीं चाहिए था। अगर आप ये ईमेल यूनिक कर लो, admin 555 इस नाम का तो नहीं है, तो अब सेव करो, फिर आ गई। और ये देखो व्यू से इंफॉर्मेशन आ रही, और ये देखो
ईमेल एडमिन 555 आ गया व्यू में जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था, और F10 वैलिड है, बट इस बार डुप्लीकेट नहीं। कैसे? ये देखो, इसमें क्या आया? नल। इसका ये ईमेल डाटाबेस में टेस्ट नहीं करता, बाहर आ गया। इसको ऐसे टेस्ट किया करो बच्चे, समझो कोड, एक बार समझना, रोज थोड़ी समझना। अब ये सेव चेंजेस और ये आपका हो गया। तो ये कहानी थी, ये ओके। चलो, तो आपको यहाँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी पता चल गई। क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगी, सर्वर पे चेक कैसे लगाते हैं वो भी पता चल गया, और सर्वर साइड पे अगर वैलिडेशन लिखनी है तो वो भी मैंने बता। अब रैगिंग कस्टम, जैसे एज है, एज फिर रेंज वैलिडेशन लगाई है आपने बिटवीन 18 टू 25, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, रेंज, अब ये वैलिडेशन नहीं बनेगी, बनानी पड़ेगी। पासवर्ड इतने ही कैरेक्टर का होना चाहिए, बनानी पड़ेगी। तो कस्टम पे हम बाद में आते हैं। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। देख, अब आ जाओ आप एडिट, इसमें रिवीजन हो। अब जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखो एडिट का बटन कहां लगा हुआ, इंडेक्स पे लगा है। ये लिख लिया बच्चे सबने, समझ लिया? ये देख लो, सेव का कोड बढ़ गया, पिछली बार कितना था, तो ये हो गया, ये ब्रेक पॉइंट अब हटा। अब एडिट का तो चेक कर लेते हैं इंडेक्स पे जाके, तो इंडेक्स पे राइट क्लिक करो, गो टू व्यू, ऐसे जा सकते हैं अगर व्यू बनाओ, ये लो, और यहां नजर मारो, ये एडिट का है। तो मुझे क्या करना है, एडिट नाम से क्या बनाना है, एक्शन, और आईडी उसमें क्या होगा, पैरामीटर। तो कंट्रोलर में आ जाओ, ये नॉर्मल फाइंड का कोड है, फिर इसको एडिट करना है। अब यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट और आईडी उसमें पैरामीटर। क्या करेंगे, जिस स्टूडेंट की डिटेल मॉडिफाई करनी उसी की चाहिए, उसे फाइंड का कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइंड। कैसे लिखते हो, वेर स्टूडेंट इन डीबी, ये लिखोगे, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। बताया प्राइमरी की पे फाइंड करना हो तो आप फाइंड मेथड यूज कर सकते हो, नॉन प्राइमरी की पे फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक, अब हमने चेक किया इफ स्टूडेंट इन डीबी अगर नल है, देन क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड। तो रिटर्न टाइप क्या दे दी इसकी, अब नॉट फाउंड है, तो यहां तो आई एक्शन रिजल्ट है, तो नॉट फाउंड की क्या है, नॉट फाउंड रिजल्ट। हमने ये पढ़ा हुआ कि जो रिटर्न हो रहा है उसकी रिटर्न टाइप और ये सेम होगी, लेकिन यहां पर अलग अलग है, तो यहां आ गया नॉट फाउंड रिजल्ट। हम यहां चेंज कर देते हैं, नॉट फाउंड रिजल्ट। ये देख क्या आ गया, क्यों किया, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, नॉट फाउंड रिजल्ट, तो इसकी भी क्या कर दी, नॉट फाउंड रिजल्ट। अगर ये नल नहीं है, डाटा है, तो क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न। फिर इस इंफॉर्मेशन को हम किसको भेजेंगे, व्यू।
उसको भेजेंगे अब व्यू के नीचे एरर दे दी, क्योंकि व्यू की तो ये है व्यू रिजल्ट। क्या है ये? व्यू रिजल्ट। तो यहां पे तो इसकी रिटर्न टाइप व्यू रिजल्ट है, ये देखो। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? बोलो व्यू रिजल्ट कर दिया, लेकिन अब यहां एरर आ गई। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? नॉट फाउंड रिजल्ट। तो अगर हम यहां लिखे नॉट फाउंड रिजल्ट तो यहां एरर आ जाता, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप अलग और इसकी रिटर्न टाइप अलग। तो उस केस में फिर आपको क्या लिखना पड़ता है? आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट। देखो क्यों? ये तो नॉट फाउंड पे गए, F12 प्रेस ना पता चले, F12 से इसकी पूरी डिक्लेरेशन पता चल जाती। यही है नॉट फाउंड, और यहां पे नॉट फाउंड रिजल्ट। इस पे F12 प्रेस करो, लो जी आ गए यहां पे। और इसमें कौन सी क्लास इनहेरिट है? स्टेटस कोड रिजल्ट। इस पे F12 प्रेस करो, ठीक। और यहां पे ये देखो क्या इनहेरिट है? ये एक्शन रिजल्ट वही है जो आई एक्शन रिजल्ट। दोबारा देखो, व्यू पे आओ, F12 प्रेस करो, रिटर्न टाइप व्यू रिजल्ट, F12 प्रेस किया, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है? एक्शन। ये जो इनहेरिट हुआ क्लास, मतलब एक्शन रिजल्ट जो है वो व्यू रिजल्ट में भी है और नॉट फाउंड रिजल्ट। तो हमने फिर वो कॉमन क्लास यहां पे यूज कर, अब समझा दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसका व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? व्यू। कैसे बनाते हो? यहीं पे राइट क्लिक कर लो, जहां ये एडिट है इसी में राइट क्लिक किया और ऐड व्यू, और रेजर व्यू और ये ऐड कर, एक ऐड कर लिया। और ये देखो एडिट आ गया, व्यू का नेम और एम्प्टी है, खुद बनाएंगे। देन क्लिक ऑन ऐड, बस क्लिक किया, अब एडिट का व्यू बन जाएगा। और वहां पे तो अब देखो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की, पहले से वैलिडेशन लगाना सीख ली, थोड़ी और चीजों का पता चल रहा है। जब अगली एप्लीकेशन बनाएंगे जो नेक्स्ट, उसमें कुछ और सीखेंगे धीरे धीरे। अब क्या करना है? एडिट का व्यू, तो एडिट में सेम कोड होगा जो क्रिएट का, बस उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा आईडी, क्योंकि जब अपडेट करते हैं तो हमें आईडी चाहिए होता है। क्रिएट में आईडी ऑटो इंक्रीमेंट। कोडिंग नहीं समझते, कोडिंग आ जाएगी। मैं बार-बार कह रहा हूं, कोडिंग क्या 2-4 बार प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, सिंटैक्स है वो तो आ जाएंगे। कंसेप्ट देखो, जैसे मैंने बोला क्रिएट में सेव का कोड है, तो वहां नेम है, एड्रेस है, एज है और ईमेल है, ठीक है, हो गया। आईडी खुद जनरेट होता है। लेकिन जब एडिट करेंगे, अपडेट, तो अपडेट में किस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी, तो आईडी चाहिए हो। अब ये चीज जो है ये कोड में नहीं लिखी, ये हमने लिखी, हमारा कंसेप्ट पता होना चाहिए। लो अब यहां पे ये सारा डिलीट कर देंगे और यहां पे फिर
एक बार ये रन करते हैं बच्चे, अब आपकी रिवीजन है। अब जिसने वो क्रिएट वाला व्यू बनाया है वो आराम से एमबीसी तो हर लैंग्वेज में, यानी जिसने एमबीसी नहीं पढ़ा ही नहीं, कहने का तो ये आप जावा में बनाओ, पाइथन में बनाओ, पीएचपी में बनाओ, एक जितने भी फ्रेमवर्क हैं मैक्सिमम आपका एमबीसी है। इसीलिए मैं पहले आपको एमबीसी ही मास्टरी करवाऊंगा, अभी तो और 3-4 एप्लीकेशन बनानी है, थोड़ा ऐड करके। अब एडिट पे क्लिक किया, ये लो जी आ गया उस पे। अब यहां पे आपको वो डिजाइन लो जी आ गई उसी व्यू पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, मॉडल ऐड करेंगे। अब एक ही एम्प्लॉय का डेटा आएगा, अब बोलोगे कैसे पता, ये फाइंड लिखना होगा और ये एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे वही ये प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल डॉट स्टूडेंट, ये नेम स्पेस है और आगे स्टूडेंट मॉडल। फिर क्या करना है, हेडिंग देंगे H2 और यहां पे क्या दे दिया, एडिट स्टूडेंट डिटेल। और इस पे भी बूटस्ट्रैप की याद पड़ चुकी है, अब जी कितनी अच्छी है, ये लो जी सेंटर में आना चाहिए। तो आपने देखा बूटस्ट्रैप तो हम वैसे सीख लेंगे धीरे धीरे, लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये देखो साथ में इसको रिफ्रेश करो, यहां पे वो आएगा। एक अब नीचे क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग लगाएंगे। जब एडिट वाले पेज को सबमिट करेंगे तो एडिट नाम से एक और मेथड बनेगा, http पोस्ट, जहां हम अपडेट का कोड लिखेंगे। तो ये देख लो एक बार आगे एडिट स्टूडेंट डिटेल। अब उसके बाद यहीं पे क्या लिखना है बोलो, फॉर्म ASP एक्शन, एक एक्शन बनाना है जो अभी बनाया नहीं। अब हमने क्या करना है आगे, वैलिडेशन समरी आनी चाहिए ऊपर। क्या लगाया था उसके लिए, टेब वैलिडेशन समरी मॉडल ओनली, जितने भी मॉडल पे वैलिडेशन लगी हैं उसके मैसेज। और यहां पे टैक्स आइकन डेंजर, वैसे हम लोग इसको नहीं यूज करते, जहां नीचे वाला यूज करते हैं वैलिडेशन मैसेज बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद जब एडिट करते हैं तो एक हमें क्या चाहिए, ये इनपुट टाइप हिडन ASP4 क्या आएगा, एक यहां पे आईडी, ये बस जो हमारा क्रिएट में नहीं। अब जब पेज सबमिट होगा तो क्या आएगा, आईडी तो नजर नहीं आएगा क्योंकि आईडी को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता और ना ही हम उसको करने का परमिशन देंगे। जनरली जो यूनिक कॉलम होता है प्राइमरी की, हमें अपडेट करने का परमिशन नहीं देते हैं। जैसे मैंने बताया ही था, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर हम छोड़ भी चुके तो आपका रोल नंबर क्रिएट करके किसी और को थोड़ी दे दें। ये बैंक में अकाउंट नंबर है, वो आपका अकाउंट नंबर किसी और को थोड़ी दे दें। तो इसलिए यही हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं, हम आईडी को अपडेट नहीं करेंगे एम्प्लॉय।
उसके बाद क्या लिखा था, div क्लास क्या किया था, रो लिखा था, इसमें लिखा हुआ बॉर्डर दिया था बच्चे, नहीं दिया था, बॉर्डर भी दिया था, लॉजिक, हेडिंग और मार्जिन। डिजाइन ऐसा ही रखो। अब इसके अंदर एक एक कॉलम के लिए div क्लास क्या बनाया था, फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, और इसमें भी हमने क्या दी थी, पैडिंग। और एक बार सीख लो ना, डिजाइन फिर एक जैसा रखते हैं हम लोग। एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो हमने क्या किया था, बोलो, div क्लास कॉल हाइफन 4। 4 कॉलम में हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए लेबल ASP4, किसके लिए, नेम, और फिर बच गए 8 कॉलम, तो div क्लास कॉल हाइफन 8। एक एक फॉर्म ग्रुप रो किसके लिए बने, एक एक कॉलम के। 8 कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट किसके लिए, ASP4 याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बाइंड करने के लिए यूज होगा, और ये फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये हम हर कंट्रोल पे अप्लाई करेंगे। अपने आप उस टेक्स्ट बॉक्स का साइज एज पर कॉलम विड्थ सेट कर ले। ये देखना, रिफ्रेश, ये देखो, ये पहले ऊपर बॉर्डर बन गया, ये जो पैडिंग थी मार्जिन उसकी वजह से गैप आ रहा है, और ये देखो नेम, और ये देखो नेम आ भी गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स। इसी के नीचे स्पैन, वैलिडेशन फॉर नेम, यहां पे क्या आएगा, मैसेज, किसका आएगा, नेम का। लेकिन ये मैसेज तभी आएगा जब जावास्क्रिप्ट वाली कहानी होगी, जैसे हमने क्रिएट की। अच्छा, पूरी रिवीजन, लॉन्च, ये हम उसी स्पीड से कर रहे हैं, करवा चुका हूं सारा। यहां वैलिडेशन आएगा, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, मैसेज अगर खाली छोड़ा है, बस। और यही फॉर्म ग्रुप रो हम लोग 4 बार, ये नेम के लिए, एड्रेस, एज और ईमेल, बस। चेंज क्या होगा, कॉलम का जो अब तक एप्लीकेशन बनी थी ना बच्चे, एक एप्लीकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि ऐसा ही करना था, बस फिर वैसे करेंगे। ये नहीं कि एक पे डिजाइन कुछ और, दूसरे पे कुछ और, तीसरे पे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक, बना लेते हैं कि ये वाला टेम्पलेट क्लाइंट को पसंद आया है, तो पूरे प्रोजेक्ट में वही फॉलो कर रहे हैं। क्रिएट में भी यही था, डिजाइन यही था। अब क्या करो, यही कॉपी कर लिया, इसको पेज, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस और एड्रेस, ये देखो आ गया जी। टेक वही से एक लिख लो, बट आपने नहीं कॉपी पेस्ट करना, आपने ये लिखना। एड्रेस के बाद भी यही एज और ईमेल, बट आप डिजाइन देख लो ना, हमने क्या फॉलो किया, ये किया क्या, ये फॉर्म ग्रुप रो, किसके लिए,
एक कॉलम के लिए। तो उसमें क्या 12 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम पे हेडिंग आ गया और रेस्ट पे 8 कॉलम पे दिखा। अब 8 पे दिखाना है, कम करना है, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए वो तो हम कर सकते हैं। कॉलम ही चलाना ये 8 की जगह कम कर लो। तो साथ HTML, बूटस्ट्रैप, MVC, डाटाबेस हैंडलिंग, काफी कुछ तामझाम इकट्ठा चल रहा है। एक यहाँ ऐसे नहीं पढ़ाई अपनी कि पहले HTML लगाओ, फिर बूटस्ट्रैप, CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर तो एक दो जन्म लेने पड़ेगी जितना हमने पढ़ना है। आप लोगों ने गलती से पढ़ी ये गलती ने कितने HTML बूटस्ट्रैप, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हम वही सीखते हैं काम करने वाली, पढ़ने वाली नहीं सीखते। पढ़ी होगी कईयों ने, आगे आगे कईयों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, शुरू में आते हैं मुझे बताते हैं आके, मैंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। जब हम लिखेंगे सारा जावास्क्रिप्ट पूछ लेंगे कौन से वाली पढ़ी हुई है या कौन सी आती है। देखो प्रोजेक्ट वाली आती है तो आती है, अगर प्रोजेक्ट वाली नहीं आती तो नहीं आती, बस सिंपल सी बात है। एक इसमें ऐसा नहीं होता कभी थोड़ी आती है। तो क्लाइंट पे मैंने पहले बताया हुआ मैं ना थोड़ा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आता है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये सीख रहे हो, ये चीज ऐसे बन जाएगा। मैं लूंगा लेक्चर, ये पूरी चीज जो मैं बना रही हूँ, इतना टाइम लिखने लगा रही, ये मैं 5 मिनट में AI को बोलूंगा ये प्रॉम्प्ट कर और ये प्रॉब्लम कब आए। अगर आपको ये नहीं पता होगा फॉर्म ग्रुप रो क्या है, ये कॉलम क्या है, ये एड्रेस क्या है, तो आप उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हो बताओ। आप क्लाइंट ने बोला ये नहीं ये चाहिए मेरे को, ये नहीं ऐसे चाहिए, तो आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा बच्चे, तभी चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे वो भी AI कर देगा। याद रखना AI में पहली बार पूछो और दोबारा पूछो तो कुछ और बनाता है। आप AI का कोड उठाओ उनसे, एक बार पूछो बिल्कुल सही आ गया, फिर AI को बोलो ये कोड ठीक नहीं है, AI को कहना मान लेगा आपका ये ठीक नहीं है, मैं इसका ठीक कोड देता हूँ। तो हम तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए समझ गए हम कहने का है कि AI को यूज करते हैं गूगल का एक अपडेट के लिए, और उसके लिए बच्चे काम कर लो आप लोग, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। ये कोर्स में सारे कर थोड़ा मुझे पढ़ाने दो, महीने के बाद जो है ना 400-500 रुपए के कोर्स होते हैं, कोर्सेरा वगैरह पे ना कर ले। AI को यूज भी करना आना चाहिए ना। जब छोटा एग्जांपल देता हूँ, आपको एक मोबाइल ऐप है, आप फ्लोडोपस यूज कर रहे हो, कर्सर यूज कर रहे हो, कोपायलट यूज कर रहे हो, लगभग ये चीजें हैं। तो आपको AI को बताना पड़ेगा कि AI मैं स्टूडेंट हूँ, एक तो AI अपने आप को जो उनके LLM मॉडल होते हैं वो अपने आप को कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, फिर उसके हिसाब से वो आपको बना के देंगे। लेकिन जब उसे ही नहीं समझोगी तो आप वो कौन है और पूछने वाला, मतलब पूछने वाला कौन है। तो AI को भी आपको प्रॉपर, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कंपनी में हो रहा है बच्चे AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेना, AI को आप ढंग से यूज करना सीख जाओगे। जो कहते हैं ना AI लो कोड नो कोड है, वो तभी, लेकिन समझना तो आपको ही पड़ेगा। अब जैसे ये आपका क्या है एज, एज और एज का कॉलम छोटा करना है, तो ये क्या कर दो बस हो गई। ये देख लो, रिफ्रेश करो अभी पता चल जाएगा आ गया। एज के बाद नेक्स्ट, इसी के नीचे आ जाओ, एक ईमेल
ईमेल और ई एक, तो ये लो जी रिफ्रेश ईमेल का 6 तक कर लेते हैं बोला था ना। तो यहाँ पे क्या किया कॉल 6, आपकी मर्जी देख के पता चलेगी। अब लास्ट क्या है, बटन लगाना है, एक अपडेट का और एक बैक टू लिस्ट करवाया था। लो जी क्या करोगे, यही सेम। अब देखो क्रिएट की रिवीजन हो गई। अब कईयों के माइंड में पता नहीं क्वेश्चन आया कि नहीं, तो ये तो सेम ही कोड है। आप बता दो इनपुट टाइप इतना डालो ना, बाकी क्रिएट वाला तो कोड है जो हमने लास्ट वीक लिखा था। तो जब मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे मैं क्रिएट और एडिट का अलग अलग व्यू नहीं बनाऊंगा, टाइम भी वेस्ट करेंगे सेम कोड 2 बार। एक इसको हम और ऑप्टिमाइज करें, मतलब कहने का जितनी बार हम पढ़ते हैं चीजों को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम करें। तो जब 1-2 दिन में नई एप्लीकेशन बनाएंगे तो फिर ये सारी चीजें दोबारा यूज होंगी, वहीं वैलिडेशन भी आ जाएगी, सर्वर साइड क्लाइंट सब कुछ होगा वहां पे जो आपने यहाँ पे देखा। लॉजिक टेस्ट, अब ये किस चीज का है, यहाँ पे हटा दो, क्या लगाना है बोलो, बटन टाइप सबमिट और क्लास btn हाइफन इन। अब इस बटन का साइज पूरे 4 कॉलम का भी हो जाना चाहिए। ये फॉर्म कंट्रोल क्लास याद रखना, हम हर जगह यूज करेंगे। और उसके बाद इसका टैक्स हो गया एक। अब उसके बाद ये नीचे लॉजिक एंकर टैग, कहाँ जाना है, ASP एक्शन इंडेक्स और क्लास btn हाइफन सक्सेस। साइज इसका पूरा ले लेगा जितनी आपकी कॉलम की, और यहाँ दे दिया बैक टू लिस्ट लॉन्च। पहले ये देखो, इसको ठीक करते हैं, फिर ये लॉन्च ये किया हुआ आ गया, ये भी अच्छा लगेगा। पर मैं चाहता हूं इसका भी 4 और इसका भी 4 कॉलम और दोनों ना यहाँ नीचे। आप क्या करो, एक जैसा फॉलो करते हैं ना हम लोग, इसको 4 कर दिया और बैक टू लिस्ट का साइज भी कैसा होगा 4। अब दोनों राइट हैंड साइड पे चाहिए 8 कॉलम के नीचे, तो इसको क्या करो, यहाँ पे ऑफसेट हाइफन, ये 4 कॉलम आगे हो गया। ठीक, तो ये देखो बैक टू लिस्ट, ये देखो। अब अगला कोड है आपका फिर सबमिट, जहां पे हम लोग पहले ये देख लो। अब नीचे वैलिडेशन वाला भी चलना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट की जो एक पार्शियल व्यू बना हुआ उसको भी हम नीचे कॉल करेंगे जैसे क्रिएट में कॉल किया था। फिर हम उसके बाद क्या कोड लिखेंगे, बोलो क्या कोड लिखेंगे, HTTP पोस्ट, वहां अपडेट का कोड लिखा जाएगा, आता करवाया होगा। बस एक्स्ट्रा क्या होगा,
जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, एक्स्ट्रा क्या होगा, ईमेल डुप्लीकेट नहीं होनी है, अभी लगानी पड़ेगी। ठीक, आप देखो हम वैलिडेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक, पहले दिन नहीं पढ़े हम लोग, दूसरे दिन नहीं, अब जरूरत है तो अब डिटेल में इसको। तो ये देखो, तो अब हमने ये इतना आपका, ठीक है। अब आपका क्रिएट और एडिट में ज्यादा डिफरेंस ये डिजाइन में, बस एक हिडन लगा हुआ जो नजर नहीं आ रहा, बाकी सेम। तो जब नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि दोनों का कोड मर्ज करके हमें एक जगह लिखना, तब हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। फिर अब हमने क्या करना है, वैलिडेशन के मैसेज तभी आएंगे, यहां बताया था रेंडर सेक्शन, जहां पे पूरी जावास्क्रिप्ट लोड होगी लास्ट में, तो अंडरस्कोर लेआउट के अंदर एक सेक्शन बना हुआ जिसका नाम है स्क्रिप्ट्स। अब देखो ना चीज दूसरी बार कितनी अंडरस्टैंड होती है, पहली बार नहीं होती इतनी। एक तो इतना आप लोग करोगे तो कल हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने आपको कस्टम वैलिडेशन करवानी है, फिर वाला वैलिडेशन वाला पूरा हो जाए, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और कस्टम वैलिडेशन। सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन आपकी अपने आप हो जाए।